रुक जाओ ध्रुव। सानवी, तुम देख रही हो कि ध्रुव इतना थक चुका है, फिर भी उसे चैलेंज कर रही हो। ये तो थके आदमी का फायदा उठाना हुआ ना। क्यों ना मेरे साथ दो दो हाथ हो जाए। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी हीरा? एक तो तुम ध्रुव से उम्र में भी बड़ी हो, ऊपर से अभ्यास के लिए एकेडमी भी गई हो। अगर तुम्हें हारने का इतना ही शौक है तो मुझे तुम्हें हराकर बहुत खुशी मिलेगी। ध्रुव, कब तक लड़कियों के पीछे छुपते रहोगे? सानवी, बस करो। तुम्हें किसी को भी चुनौती देने का अधिकार नहीं है। अगर तुम इसी तरह से यूथ सेरेमनी में अड़चन डालती रहोगी तो तुम्हें नियम के मुताबिक 1 महीने के लिए घर में कैद कर दिया जाएगा। तुम्हें देख लूंगी ध्रुव, याद रखना। सनी ने चुनौती के दौरान करिश्माई गोली खाकर फरेब किया है, नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए अगले 3 महीने तक उसे घर में कैद करने का हुक्म दिया जाता है। और अब ध्रुव को इस चुनौती का विजेता घोषित किया जाता है। ध्रुव, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। तुम्हें देखकर सब लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह गया था। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। बताया नहीं कहां से सीखी इतनी अच्छी टेक्निक। छुपाने के बारे में तुम कुछ ना ही बोलो हीरा, मुझसे कई ज्यादा राज तो तुम्हारे पास है। युद्ध सेरेमनी के खत्म हो जाने के बाद ध्रुव से मिलने उसके पिता अरिंद्र आए। उन्होंने देखा कि ध्रुव आराम से कमरे में सो रहा है। अपने बेटे को इस हालत में देखकर अरिंद्र ध्रुव के पास आकर बैठ गए। मैं जानता हूं सनी ने आज तुम्हारे साथ धोखा किया है, लेटे रहो। ये दुनिया ऐसे ही धोखेबाजों से भरी हुई है बेटा। तुम अपनी मां की मौत का राज ढूंढने की जो कोशिश कर रहे हो, आज मैं तुम्हें उसका भी सच बताता हूं। अरिंद्र ने ध्रुव को याद करवाया कि इससे भी बड़ी धोखेबाजी ध्रुव और अरिंद्र के साथ अरिंद्र के ही भाई ने की थी। उस दिन अरिंद्र जैसे ही अपने महल में पहुंचे, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका भाई, जिसे उन्होंने शौर्य दल का सेनापति बनाया था, वो उनकी राजगद्दी पर बैठा हुआ था। सेनापति भैरव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिंहासन पर बैठने की? क्या तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं? हिम्मत? हिम्मत तो तूने दिखाई थी, छोटा भाई होने के बावजूद सिंहासन पर बैठने की। अब ये साम्राज्य भी मेरा, ये सेना, ये लोग भी मेरे, और ये सिंहासन भी मेरा। अब तुम राजा नहीं, मेरे गुलाम हो। भैरव, बकवास बंद कर भैरव। इन मुट्ठी भर सैनिकों के बल पर तू कुछ भी बोले जा रहा है। महारानी माधवी कहाँ है? कौन महारानी? उसे तो मैंने मौत की नींद सुला दिया है। पूरा साम्राज्य खोज लो, कहां है तुम्हारी महारानी? भैरव, तेरे जैसा आदमी महारानी माधवी की धूल के बराबर भी नहीं है। तू सदमे में है, इसलिए भरोसा नहीं कर पा रहा है कि तुम्हारी महारानी की सांसें अब थम गई है। भैरव, तू चाहे जितनी भी साजिशें रच ले, ये बात तू भी अच्छी तरह से जानता है कि तुझे यह सिंहासन धोखे से मिला है। मैं तुझे भी यहां से उठाकर फेंकता हूं। अरिंद्र, तुम्हारा राजपाट चला गया, फिर भी तुम्हारी जुबान चल रही है। जब मैंने तुम्हारी शक्तिशाली महारानी को मौत के घाट उतार दिया, जिसके दम पे तुम राजा बन बैठे थे, अब तुम मेरा क्या करोगे? मत भूल कि मेरा बेटा ध्रुव अभी जिंदा है। वो तुझे तेरे किए की सजा जरूर देगा, क्योंकि वही है जो इस सिंहासन का असली हकदार है। तुम्हारा बेटा ध्रुव, जो न जाने कहां भाग गया, वो भगोड़ा मुझे मारेगा। मेरा एहसान मानो कि तुम अब तक जिंदा हो। जाओ, जाके अपनी बची कुछ जिंदगी कैद खाने में बिताओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हे भगवान, मेरे ध्रुव की रक्षा करना। भैरव ने अपने करीबियों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया और खुद को शौर्य महल का राजा घोषित कर दिया। उसने राजा अरिंद्र का साथ देने वाले एक एक मंत्री और सैनिक का सर काट डाला और अफवाह फैला दी कि उसने बेहद शक्तिशाली महारानी को भी मार डाला। जब महारानी के किसी वफादार को भैरव के विद्रोह का पता चला, राजकुमार, तो उसने सबसे पहले ध्रुव को इसकी खबर दी। राजकुमार ध्रुव, आपको मैसेडोरिया छोड़ना होगा। भैरवा ने हमला करके शौर्य महल पर कब्जा कर लिया है। वो एक एक इंसान का सर धड़ से अलग कर रहा है। क्या बेकार की बातें कर रहे हो तुम? होश में तो हो ना। राजकुमार,
आप तो जानते हैं कि मैं महारानी का पुराना वफादार रहा हूँ। शायद उन्हें इस बात का पहले से अंदेशा था। उन्होंने ऐसे ही वक्त के लिए ये पत्र दिया था मुझे आपको देने के लिए। मैसेडोरिया के बाहर पहाड़ों के पीछे जंगल में आपको मैसेडोरिया का पुराना योद्धा मिलेगा जो आपकी रक्षा करेगा और आपको युद्ध का अभ्यास भी कराएगा। राजकुमार, आपको यहाँ से बाहर निकलना होगा। चलिए, आइए, जाइए। लेकिन मेरे माँ और बाबा। अभी उस बात की चिंता आप मत कीजिए। आपकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ओहान साम्राज्य की उम्मीद सिर्फ आप हैं। लेकिन मेरी माँ। महारानी नहीं रही। चाहिए। ना चाहते हुए भी बच्चे ध्रुव को अपना शहर मैसेडोरिया छोड़ना पड़ा। भैरव, अब मैं जल्दी तेरा काल बनकर लौटूंगा। ओहान साम्राज्य के लोगों, कान खोल के सुन लो। अब मैं ही तुम्हारा राजा हूं और मैं ही तुम्हारा भगवान। भैरवा से सिर्फ एक ही इंसान तुम सबको बचा सकता है और वो है खुद भैरवा। महारानी का कटा हुआ सिर बीच बाजार में एक जीते हुए इनाम की तरह लटका दिया गया। लोग परेशान थे कि आखिर कौन उन्हें भैरव के आतंक से बचाएगा। उधर ध्रुव जंगल में दिन रात अभ्यास करके खुद को फौलाद जैसा मजबूत बना रहा था। कुछ साल बाद ध्रुव अब एकलव्य बनने के बहुत करीब था। अब वक्त आ गया है, मैं अपने शहर मैसेडोरिया और अपने लोगों के बीच जाऊं और उस भैरव को उसके किए की सजा दूं और अपने लोगों को उसके आतंक से आजाद करूं। तब उसी रात सही मौका देख ध्रुव खुफिया रास्ते से महल में दाखिल हो गया। जश्न के नशे में धुत सिपाहियों को मारता हुआ ध्रुव भैरव के कमरे तक जा पहुंचा। बिस्तर पर सो रहे भैरव को ध्रुव ने तलवार से चीर दिया। अगले ही पल ध्रुव के हाथ पर एक तलवार से वार हुआ। आ गए ध्रुव, मुझे कब से तुम्हारा इंतजार था। ये तलवार कब से तुम्हारे खून की प्यासी थी। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतनी आसानी से मौत दे दोगे? छल करने में तुझसे आगे कोई नहीं है भैरव, और ये तो पता चल ही जाएगा कि खून की प्यास किसकी बुझेगी। अगर तुमने मुझे मारा तो अपनी माँ का मरा हुआ चेहरा देखो। 4 साल पहले तूने जो मेरी माँ के साथ किया था सबको याद है। आज मैं भी तेरा वही हाल करूंगा।
भैरव ने मरते मरते एक जादुई पक्षी को उड़ने का इशारा किया। वो पक्षी अपने साथ एक चिट्ठी लेके वहाँ से उड़ गया। साथ ही भैरव ने अपनी तलवार से ध्रुव पर वार कर दिया, जिससे ध्रुव को तो कुछ नहीं हुआ, पर तलवार पे लगा हुआ जहर ध्रुव के शरीर में चला गया और ध्रुव की शक्तियों का स्तर नीचे आ गया। पल भर में ध्रुव भी खुद को बेहद कमजोर महसूस करने लगा। मैंने भैरव से अपना बदला तो ले लिया, लेकिन इस धोखेबाज ने मरने से पहले मेरी सारी शक्तियां मुझसे छीन ली। क्या मेरी माँ जिंदा है? मुझे जल्द से उस पक्षी का पीछा करना पड़ेगा। ध्रुव भागते हुए कैद खाने की ओर बढ़ा, जहाँ से उसने भैरव के पक्षी को वापस आते हुए देखा था। अंदर जाते ही उसके सामने जो मंजर था, उससे ध्रुव के होश उड़ गए। ध्रुव ने अपनी माँ को आखिरी सांस लेते देखा। अपनी माँ को गोद में लेके ध्रुव जोर से चिल्लाया, पर वो बिना कुछ कहे अपना दम तोड़ चुकी थी। रोते हुए ध्रुव की नजर पास में रखी एक चिट्ठी पर पड़ी, जो भैरव ने ही भेजी थी। ध्रुव आ रहा है, उसकी माँ को खत्म कर दो। अगर मैं जिंदा ना भी रहा तो याद रखना कि मैं आपकी सेवा में आखिरी दम तक लड़ा। आपका भैरव। ध्रुव अभी उस चिट्ठी को पढ़ ही रहा था कि अचानक ध्रुव ने देखा कि उसकी माँ की अंगूठी रंग बदल रही है। ध्रुव ने अपनी माँ की इस आखिरी निशानी को निकाल कर पहन लिया। तभी आकाश में जोर की बिजली कड़कने की आवाज आई, जो सीधा ध्रुव की अंगूठी में जा समाई, जिसके बाद ध्रुव वहाँ बेहोश हो गया। और इस घटना के बाद ध्रुव अपने साथ हुई सारी घटनाएं भूल गया। क्या आज ध्रुव इस खतरे से अनजान है कि उसके राज दरबार में भैरव से भी शक्तिशाली इंसान है, और उसकी चिट्ठी मिलते ही उसने ध्रुव की माँ को मार डाला? कौन है वो इंसान? क्या वो सनी, लारा, सानवी या फिर विदुर में से ही कोई एक है? जहर के असर के बाद कमजोर हुआ ध्रुव कैसे कर पाएगा अपने पिता और राज्य की रक्षा? आसमान से गिरी बिजली क्यों ध्रुव की अंगूठी में जा समाई? कैसे अपनी ताकत को वापस ला पाएगा ध्रुव? आखिर ध्रुव की माँ ने विदुर की तरफ से उसको भेजी चिट्ठी में क्या लिखा था? 1 साल बाद ध्रुव और लारा के बीच होने वाले मुकाबले का क्या होगा अंजाम? विदुर की मदद